बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, आज हमारा लास्ट डे है क्रैश का, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेल्स टैक्स की। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम सेल्स टैक्स का मैक्सिमम चीज़ें सेल्स टैक्स की आपके साथ डिस्कस कर पाएँ इंशाल्लाह आज, न्यूमेरिकली भी और थ्योरेटिकली भी। सेल्स टैक्स के नाम से तो लगता है कि जैसे सिर्फ सेल्स पे टैक्स है, लेकिन असल में ये सेल्स पे सिर्फ सेल्स टैक्स सेल्स पे नहीं होता, क्योंकि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन इन सब पे ही होता है। सेल्स टैक्स का कानून कहाँ लागू होता है? पूरे पाकिस्तान में लागू होता है। सेल्स टैक्स के कानून के मुताबिक जो भी टैक्स लागू हो उसे सेल्स टैक्स कहा जाता है। यानी सेल्स टैक्स के कानून में उसे टैक्स कहा जा रहा है, एडिशनल टैक्स कहा जाता है, डिफॉल्ट सरचार्ज कहा जा रहा है, फाइन पेनल्टी कहा जा रहा है, या कुछ भी और जो आपको सेल्स टैक्स के हवाले से पे करना है तो उसे सेल्स टैक्स कहा जाता है। टैक्सेबल सप्लाई से क्या मुराद है? सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाय एन इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर। सर जी, ये लोग जो सप्लाई करेंगे तो ही वो टैक्सेबल सप्लाई होगी, विच आर एग्जाम्प्ट एंड जीरो रेटेड। जो एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड नहीं है और वो सप्लाई है और ये लोग कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल सप्लाई है। अब आपको पता है आउटपुट टैक्स क्या होता है? जब हम कोई चीज़ बेचते हैं और वो जो टैक्स चार्ज करते हैं कस्टमर को और फिर एफबीआर को जमा करवाना होता है, वो आउटपुट टैक्स होता है। ये आउटपुट टैक्स पेएबल टू एफटीआर होता है। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और पे करते हैं एफबीआर को, वो इनपुट टैक्स होता है और ये रिसीवेबल फ्रॉम एफबीआर होता है। आउटपुट टैक्स पेएबल टू एफबीआर होता है, इनपुट टैक्स रिसीवेबल फ्रॉम एफबीआर होता है। और फाइनली यानी चूंकि ये रिसीवेबल होता है और ये पेएबल होता है तो ये नेट आ जाता है। गुड्स जो है वो टैक्सेबल हैं, जीरो रेटेड हैं, एग्जेम्प्ट हैं। गुड्स जो है वो टैक्सेबल, जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट है। सर, टैक्सेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी सेल पर आउटपुट चार्ज होता है और जो परचेज पर इनपुट क्लेम होता है। ये जो पैटर्न है ये असल में टैक्सेबल का है। जीरो रेटेड से मुराद मेनली एक्सपोर्ट है या कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनकी सेल पर आउटपुट चार्ज नहीं होता लेकिन उसकी परचेज पर इनपुट क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम गुड वो गुड्स हैं ना आउटपुट होता है ना इनपुट होता है। सर, जीरो रेटेड के 5th स्केड्यूल होता है और एग्जाम गुड्स का 6th स्केड्यूल होता है। अच्छा जनाब, टैक्सेबल गुड्स आउटपुट इनपुट दोनों है, एग्जाम गुड आउटपुट इनपुट दोनों नहीं है, जीरो रेटेड आउटपुट नहीं है लेकिन इनपुट क्लेम कर सकते हैं। इंपोर्टर कौन होता है? जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करे उसे इंपोर्टर कहते हैं। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? मैन्युफैक्चरर जो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है, जो ABCD RPM कर रहा हो वो मैन्युफैक्चरर होता है। व्हाट इज ए? असेंबली, बॉटलिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, रीपैकिंग, पैकिंग, मिक्सिंग। जो बंदा ये इन 7 काम कर रहा है वो मैन्युफैक्चरर है। असाइनिंग ए ट्रस्टी इन बैंकरप्सी, लिक्विडेटर, एग्जीक्यूटर, क्यूरेटर और एनी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर और एनी पर्सन हु डिस्पोजेस ऑफ द एसेट्स इन एनी फिड्यूशरी कैपेसिटी। असाइनिंग ए ट्रस्टी बैंकरप्सी में लिक्विडेटर, एग्जीक्यूटर या क्यूरेटर या कोई और मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर या एनी पर्सन जो एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करता है। यानी जो ये ABCD RPM कर रहा है ये मैन्युफैक्चरर, जो उस मैन्युफैक्चरर की सीट पर बैठे, जब उस मैन्युफैक्चरर को बैंकरप्ट करार दे दिया जाए और कोई सरकारी मुलाजिम या कोई लिक्विडेटर या कोर्ट ने जिस बंदे को अपॉइंट किया हुआ है वो उसकी सीट पर बैठे ताकि उसकी सारी चीज़ों को बेच सके, तो ऐसे बंदे को भी मैन्युफैक्चरर समझा जाएगा।
जो बंदा बनी हुई चीज़ों के ऊपर क्लेम करे कि ये मेरा ब्रांड है, मेरा राइट है, ऐसे बंदे को भी मैन्युफैक्चर कहा जाता है। और मैन्युफैक्चरर यानी मैन्युफैक्चर होने के लिए आपकी फैक्ट्री होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर वो बंदा होता है जिसकी अपनी फैक्ट्री भी होती है। मैन्युफैक्चर ये वो प्रोसेस है जिसको करने वाला मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चर कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए एक चीज़ दूसरी चीज़ में तब्दील हो जाए, ये मैन्युफैक्चर है। या इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए कि वो दूसरे तरीके से उसे काम में लाया जा सके। प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी और एनग्रेविंग ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। ABCDRPM ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। रिटेलर कौन होता है? वो बंदा जो एंड कंज्यूमर को चीज़ें बेचे, उसे रिटेलर कहते हैं। कुछ लोग इंपोर्ट और रिटेल भी करते हैं, कुछ लोग होलसेल, डिस्ट्रीब्यूट और रिटेल भी करते हैं। हो सकता है ऐसा कि यानी एक बंदा इंपोर्ट भी कर रहा हो और रिटेल भी कर रहा हो, मैन्युफैक्चर भी कर रहा हो और रिटेल भी कर रहा हो। रिटेलर ऐसे इस केस में रिटेलर के लिए लाजमी होता है कि वो होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस अलग-अलग मेंशन करें। सर रिटेल प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जिसके ऊपर चीज़ें एंड कंज्यूमर को बेची जाए उसे रिटेल प्राइस कहते हैं। इसमें सारी ड्यूटीज और टैक्सेस शामिल होते हैं सिवाय सेल्स टैक्स के। अगर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रिटेल प्राइस हो तो FBR बाजों का बोर्ड डिटर्मिन कर देता है कि किस इलाके की प्राइस को फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स टैक्स रिटेल प्राइस माना जाएगा और उस पर टैक्स लागू किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो तकसीम, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो कि मैन्युफैक्चरर एक बंदे को अपॉइंट करता है ताकि वो किसी खास इलाके में चीज़ों को बेचे, इसको डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। होलसेलर कौन होता है? होलसेलर वो बंदा होता है बल्क में चीज़ें खरीदता है बेचता है, चाहे कैश हो, चाहे उधार हो, और चाहे valuable consideration source such goods belonging to other as an agent for the purpose of sale and include a person who deducts income tax at source under the income tax ordinance। और जो होलसेलर बल्क में चीज़ें खरीदता और बेचता है, चाहे कैश पे चाहे उधार पे, चाहे उसकी अपनी हो या ना हो, चाहे कमीशन लेके चीज़ें बेच रहा हो, वो होलसेलर होता है। और इसमें वो बंदा भी शामिल है जो टैक्स डिडक्ट करता है इनकम टैक्स के हवाले से। जी वो बंदा जो रजिस्टर्ड होता है सेल्स टैक्स एक्ट के तहत, उससे तो रजिस्टर कहते हैं, लेकिन वो बंदा जो लायबल टू भी रजिस्टर्ड होता है सेल्स टैक्स एक्ट, उसको भी रजिस्टर्ड पर्सन गर्दानते हैं। और उसके लिए लाजमी होता है कि वो भी रिटर्न जमा कराए जिस तरह रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न जमा कराता है। सर पर्सन की डेफिनेशन की बात करूं तो जो इनकम टैक्स में पर्सन पड़ा था, इंडिविजुअल, AOP, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमने ये बात पढ़ी थी इनकम टैक्स में 7%, उसमें सिर्फ यहाँ पे 2 इजाफी हैं, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एक लोकल अथॉरिटी। टैक्सेबल एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी या काम जिस पर सेल्स टैक्स लगे। अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन करता है, सर्विसेज देता है, एडवेंचर या कंसर्न वन ऑफ करता है बिजनेस की नेचर का, या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी के शुरू या एंड में कोई काम करता है, सर ये सारी टैक्सेबल एक्टिविटी होगी, उस पर सेल्स टैक्स लगेगा। लेकिन जो मुलाजम नौकरी करता है, एम्प्लॉय जो है, वो जो सर्विसेज देता है उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता। अगर कोई बंदा कोई एक्टिविटी करता है और उसका मकसद पैसे कमाना नहीं होता है बल्कि हॉबी के लिए करता है या रेक्रिएशनल परस्यूट के लिए करता है, तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती। और मैं इसकी मिसाल देता हूँ, ये जो हज के लिए कारवान बनते हैं या ये एक हॉबी या रेक्रिएशनल परस्यूट की कैटेगरी में आता है और इस पर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। एक बंदा कर रहा हो तो भी नहीं होता, कुछ लोग मिल के कर रहे हों तो भी नहीं होता। कंपनी की डेफिनेशन की बात करूँ तो उसमें कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत जो होती है, बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान है, फिर मुदारबा है, फिर बॉडी इनकॉर्पोरेट बाय और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, ट्रस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सारी चीज़ें मैं आपको कंपनी में पढ़ा चुका हूँ। इसमें कुछ चीज़ें कम हैं, इसमें कंपनी के मुकाबले में कुछ चीज़ें कम हैं। नोट करके आपने इसको एज इट इज, इसको याद करने की बड़ी आसान टेक्निक है कि ये सिर्फ देख लेंगे कौन सी चीज़ें कंपनी वाली नहीं है, तो ये आपको इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टैक्स पीरियड 1 माह का पीरियड होता है इनकम टैक्स में साल का, लेकिन इसमें 1 माह का। इंटरमीडिएट वो बंदा होता है जो रिटर्न फाइल करता है
उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। नॉर्मली ये वो बंदा होता है जो टैक्स पेयर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और इसे कंप्यूटराइज करता है, ये डिजिटलाइज करता है ताकि वो एफबीआर के लिए एक्सेप्टेबल हो जाए। कॉटेज इंडस्ट्री, जी भाई, कोई भी जो टैक्स प्रैक्टिशनर होते हैं बुनियादी तौर पे जो रिटर्न्स फाइल करते हैं, ये ई इंटरमीडिएट होते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सर जी ये घरेलू इंडस्ट्री होती है, छोटे लेवल की इंडस्ट्री होती है, इसका कोई इंडस्ट्रियल गैस और बिजली का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद होना चाहिए, डज नॉट हैव अ टोटल लेबर फोर्स फॉर मोर देन 10 वर्कर्स, एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल सप्लायर्स डज नॉट एक्सीड 8 मिलियन, लोकल सप्लायर्स ऑफ गुड्स मेड बाय कॉटेज इंडस्ट्री आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल्स। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसमें ये 4 चीज़ें शामिल हैं। इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ना हो, रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड हो, लेबर फोर्स 10 से ज़्यादा ना हो, एनुअल टर्नओवर 8 मिलियन से ज़्यादा ना हो, लोकल सप्लाईज ऑफ गुड्स मेड बाय द कोर्ट। जी भाई सर ये 8 मिलियन है, 10 मिलियन था पहले और बुक में भी 10 मिलियन लिखा हुआ है, इसको करेक्ट करके 8 मिलियन कर लीजिए। ठीक हो गया सर। कॉटेज इंडस्ट्री की खास बात यह कि ये जो चीज़ें सप्लाई करता है वो क्या होती हैं, एग्जेम्प्ट होती हैं। फिर उसके बाद क्रस्ट, ये कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जो इनपुट को आउटपुट के साथ क्रॉस मैच करता है। ए ने चीज़ें बेची हैं 100 रुपये की, इस पर टैक्स चार्ज किया 18% के हिसाब से 18 रुपये। बी ने चीज़ें बेची हैं 200 रुपये की और इस पर टैक्स है 36 रुपये, जबकि खरीदी है 100 रुपये की और इस पर टैक्स है 18 रुपये। अब बी जो है जब रिटर्न बी एफबीआर को कहेगा 36 का मैंने आपको देना है, 18 मैंने परचेजेस किए मैंने आपसे लेना है, मैं बकिया 18 रुपये का सेल्स टैक्स जमा कराऊंगा। तो एफबीआर वाले फौरन देखेंगे कि बी का इनपुट ए के आउटपुट से क्या करना चाहिए, टैली मैच। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये ऑटोमेटेड सिस्टम है जो इसको क्रॉस मैच करता है, इसको क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। ये कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स टैक्स। ड्यू डेट की अगर मैं बात करूं तो इन रिलेशन टू द फर्निशिंग ऑफ अ रिटर्न मींस द 15th day of the month following the end of the tax period or such other date as the board may specify, and different dates may be specified for furnishing of different parts or annexure of the return। तो ड्यू डेट क्या होता है, जब तक रिटर्न जमा करानी है। हाँ, जिस महीने की रिटर्न होती है अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करवानी होती है। सर सप्लाई की बात करने लगा, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सप्लाई में हमारे पास 8 चीज़ें आती हैं और याद रखना जब भी सप्लाई हो जाए इसका मतलब क्या है, सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा, सेल्स टैक्स इज चार्ज, सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। जब भी सप्लाई होगी इसका मतलब है सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। सर सप्लाई से क्या मुराद है, सेल और अदर ट्रांसफर ऑफ द राइट। सबसे पहले सेल सप्लाई है, किसी दूसरे को कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर देना और इख्तियार दे देना मालकाना, तो ये भी सप्लाई है। सर किस्तों पर चीज़ें बेचना या ख़रीदना ये भी सप्लाई है। तो भाई सेल भी सप्लाई है, ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ऑनर ये भी सप्लाई है, और ट्रांसफ़र अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट ये भी सप्लाई है। पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज, बिजनेस में लगा देना ये भी या नॉन बिजनेस में इस्तेमाल करना ये भी सप्लाई है। ऑक्शन नीलाम कर देना ये भी सप्लाई है। किसी अपना कर्ज अदा करने के लिए डिस्पोज ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई डेट, कर्ज अदा करने के लिए चीज़ दे देना ये भी सप्लाई है। 7वां possession of taxable goods held immediately before a person ceases to be a registered person। possession of taxable goods held immediately before a person ceases to be a registered person।
भाईजान अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड ना रहे तो उसके जितना भी अनसोल्ड स्टॉक उसके पास होगा उससे समझा जाएगा कि सप्लाई हो गई है। और आठवां है, अगर हम किसी दूसरे से चीज़ें लेके उन पर मैन्युफैक्चरिंग करें तो इसको भी सप्लाई समझा जाता है। सप्लाई हो जाए तो सेल्स टैक्स चार्ज हो जाता है। सर जी टोटल 8 बातें हैं सप्लाई में, इसको जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए। सर जी लोगों की चीज़ों पर मैन्युफैक्चरिंग करना सप्लाई है। मेरी एम्ब्रॉयडरी की मशीन है, लोगों से कपड़ा लेता हूं, उस पर एम्ब्रॉयडरी करता हूं, कपड़े पर वापस कर देता हूं, तो ये जो मैं जब उसे चीजें वापस करूंगा, कपड़ा वापस करूंगा, तो ये क्या होगी, सप्लाई होगी। सर जी ये 8 चीजें सप्लाई है। अब सप्लाई हो तो आउटपुट टैक्स चार्ज हो जाता है। बोर्ड के पास पावर है कि वो फेडरल मिनिस्टर की अप्रूवल के बाद किसी भी चीज़ या किसी भी चीज़ को कह दे ये सप्लाई है या कह दे ये सप्लाई नहीं। सर सप्लाई होगी तो आउटपुट टैक्स चार्ज होगा, सेल्स टैक्स चार्ज होगा, किस वैल्यू पे 18% लगेगा, ये सवाल है। सर नॉर्मली इसका आंसर है फेयर मार्केट वैल्यू। अगर सप्लाई इज फुली और पार्टली इन काइंड, चीज के बदले चीज है, तो समझा जाएगा सप्लाई होगी, सप्लाई सेल्स टैक्स लगेगा और किस वैल्यू पे, फेयर मार्केट वैल्यू पे। अगर एसोसिएट के दरमियान ट्रांजैक्शन है तो सेल्स टैक्स लगेगा किस वैल्यू पे, फेयर मार्केट वैल्यू पे। अगर किस्तों पे चीज लगी तो सेल्स टैक्स लगेगा किस वैल्यू पे, किस्तों पे 100 रुपए की चीज 120 की बिकती है लेकिन टैक्स 100 रुपए पे लगेगा, फेयर मार्केट वैल्यू पे। अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो फेयर मार्केट लगेगा, तो सेल्स टैक्स लगेगा किस वैल्यू पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे। In case trade discount is provided, discounted price excluding the amount of tax, provided that the tax invoice shows the discounted price and the related tax and discount allowed is in conformity with the normal business practice. तो भाई अगर ट्रेड डिस्काउंट, तब अगर ट्रेड डिस्काउंट हो तो हम वैल्यू सप्लाई डिस्काउंटेड प्राइस लेंगे। कब, जब इनवॉइस पे डिस्काउंट शो हो रहा हो और ये डिस्काउंट नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस में हो। स्पेशल डिस्काउंट, एसोसिएट को डिस्काउंट, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, क्या कहते हैं गवर्नमेंट्स को डिस्काउंट, इसका मतलब है ये नॉर्मल डिस्काउंट नहीं है। अगर नॉर्मल डिस्काउंट ना होगा तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स लेगा। अगर नॉर्मल डिस्काउंट होगा, इनवॉइस पे लिखा होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा, तो फिर डिस्काउंटेड वैल्यू पे टैक्स लगेगा। हम 10% की डिस्काउंट करके जो वैल्यू बनेगी उस वैल्यू पे टैक्स लगाएंगे। ओपन मार्केट वैल्यू, सर जी वो कहते हैं स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वेयर इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमिन नहीं कर सके तो किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा, ओपन मार्केट प्राइस पे। In case of imported goods, the value determined under Customs Act including duty and excise duty charged on it, if there are sufficient reasons to believe that the value of supply has not been correctly declared in the invoice, if there are sufficient reasons to believe, भाईजान अगर sufficient reasons to believe हैं कि value of supply correctly declare नहीं की गई, अगर sufficient reasons to believe हैं कि value of supply correctly declare नहीं की गई, तो if वो कहता है तो फिर क्या करेंगे, फिर एक कमेटी तश्कील दे दी जाती है, वैल्यू डिटरमिन्ड बाय द वैल्यूएशन कमेटी कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड एंड इनलैंड रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कमिश्नर। If goods other than taxable goods are supplied to a registered person for processing, अगर गुड्स हैं अदर देन टैक्सेबल गुड्स सप्लाई किए जाए रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोसेसिंग के लिए, तो ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ऑफ वापडा,
अगर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है और वापडा से बिजली ले रहे हैं तो किस क्या वैल्यू सप्लाई होगी? एनर्जी चार्जेस। एनर्जी चार्जेस पे टैक्स लगता है। एनर्जी चार्जेस द वैल्यू सप्लाई। अच्छा जी, अगर इंडिपेंडेंट या इलेक्ट्रिक पावर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है तो फिर किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा? टोटल बिल पे। यार हमारा बिल और होता है, एनर्जी चार्जेस और होते हैं, टैक्स एनर्जी चार्जेस पे लगता है वापडा के बिल पे। लेकिन जो सोसाइटीज ऐसी हैं, जो कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि वापडा से बिजली नहीं खरीदती, डायरेक्ट खुद बनाती हैं, उनके बिल की अमाउंट पे टैक्स लगता है 18%। सर समझ आ रही है? ये फर्क है। सर रिटेल टैक्स भी हो तो रिटेल टैक्स निकालने के बाद जो अमाउंट होती है ना, उस पे सेल्स टैक्स लगता है। अगर गाड़ी हो, लोग गाड़ी खरीद कर बेचते हैं ना, 10 लाख की गाड़ी खरीदी, 12 लाख की बेची, क्या टैक्स लगेगा? हाँ जी। किस वैल्यू पे? वैल्यू एडिशन पे। 10 और 12 के दरमियान कितना फर्क है? 2 लाख का, उस पर सेल्स टैक्स लगेगा। अगर इंपोर्ट की गई है तो किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा? जो कस्टम ड्यूटी वालों ने वैल्यू डिटरमिन किया ना इंपोर्ट, उस पर लगता है। सर अगर डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट वैल्यूज हैं, सेम टाइप ऑफ इंपोर्टेड गुड्स फॉर डिफरेंट क्लासेस एंड डिफरेंट वैल्यूज, तो किस पे टैक्स लगेगा? वो कहता है फिक्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और फिक्स डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट क्लासेस। द वैल्यू एट विच द इंपोर्ट और सप्लाई इज मेड इज हायर देन। सर जी अगर बोर्ड ने वैल्यू डिटरमिन की 100 रुपये, जबकि एक्चुअल में वैल्यू थी, फेयर मार्केट थी 110 रुपये, तो टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा? 110 पे। यानी अगर बोर्ड ने जो वैल्यू डिटरमिन की है वो कम है और एक्चुअल में वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर ज़्यादा हायर जो है उस पर टैक्स लगेगा। सर जी ये थी वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी सेल्स टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा? ओपन मार्केट प्राइस यानी फेयर मार्केट। सिमिलर सप्लाई यानी उसी टाइप की दूसरी चीज। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, ये प्रोविंशियल सेल्स टैक्स सर्विसेज पे लगता है और ये सूबे लगाते हैं। अब है सप्लाई क्या है, पढ़ा दिया। सप्लाई किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा, पढ़ा दिया। कब टैक्स लगेगा? जब सप्लाई होगी तब टैक्स लगेगा। कब सप्लाई होगी? जब चीजें डिलीवर कर दी हैं, जब अवेलेबल होगी समझा जाएगा सप्लाई होगी। जब एग्रीमेंट हो जाए समझा जाएगा सप्लाई होगी। जब सर्विसेज प्रोवाइड हो जाए समझा जाएगा सप्लाई हो गई है। इन केस एनी पार्ट पेमेंट, और अगर पार्ट पेमेंट का सीन है तो जब गुड्स डिलीवर होंगी समझा जाएगा सप्लाई हो गई है। हाँ अब ध्यान से सुनना, आधी पेमेंट जनवरी में की, आधी पेमेंट फरवरी में की। जनवरी में वो गुड्स एग्जाम्प्ट थी, फरवरी में वो गुड्स टैक्सेबल थी। यार मेरी बात समझ आ रही है? जनवरी में वो गुड्स एग्जाम्प्ट थी और फरवरी में वो गुड्स टैक्सेबल थी। जनवरी में वो गुड्स एग्जाम्प्ट थे और फरवरी में वो गुड्स टैक्सेबल थे। तो समझा जाएगा सप्लाई कब हुई है? उसने कहा जब एग्जाम्पशन विड्रॉ कर ली है, यानी जब वो गुड्स क्या हो गई हैं? टैक्सेबल हो गई हैं। समझा जाएगा सप्लाई तब हुई है। पार्ट पेमेंट का केस। सर नॉर्मल टैक्स कितना होता है? 18%। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड बंदे को चीजें बेचेंगे तो फिर फर्दर टैक्स लगेगा 4%। हाँ कुछ केसेस में फर्दर टैक्स नहीं लगता, बिजली पर, गैस पर, मोबाइल ऑयल पर, रिटेल एंड कंज्यूमर को चीजें बेचे फर्दर टैक्स नहीं लगता। फिर फर्टिलाइजर और व्हीकल पर, फिर थर्ड स्केड्यूल आइटम्स पर, फिर जीरो रेटेड आइटम पर, फिर लंडे के कपड़ों पर, फिर फिफ्थ स्केड्यूल आइटम्स पर, फिर जो गवर्नमेंट को चीजें बेची जाती हैं उस पर, और क्रिस्टलाइन शुगर है, फॉर्म और स्प्रिंग मैट्रेस है, और ये स्टील सेक्टर है। पास पेपर में पता क्या क्या टेस्ट हो चुका हुआ है? ये टेस्ट हो चुका हुआ है, ये वाला 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 टेस्ट हो चुका हुआ है। अब इस केस में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कब फर्दर टैक्स नहीं लगना। कॉटेज इंडस्ट्री को चीजें बेची हैं, फर्दर टैक्स लगेगा? इसका मतलब नहीं लगेगा सर। क्यों?
सर बिकॉज हर वो इदारा जो कि अनरजिस्टर्ड इसलिए कि वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड ही नहीं था, तो उस पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। अच्छा जी, थर्ड स्केड्यूल आइटम की खास बात, मैन्युफैक्चरर टैक्स चार्ज करता है, मैन्युफैक्चरर टैक्स चार्ज करता है कितने परसेंट पर? 18% पर। किस कीमत पर? ऑन रिटेल प्राइस। The manufacturer shall legibly or prominently print or emboss retail price along with the amount of sales tax on packet container। वो तो कहता है बकायदा छपा होना चाहिए कि क्या कीमत और क्या टैक्स है। थर्ड स्केड्यूल आइटम की एग्जांपल में हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये सारी लिस्ट याद करनी है नहीं करनी, बस ये पता होना चाहिए कि थर्ड स्केड्यूल आइटम की स्टोरी क्या होती है। हाँ, कुछ ऐसी आइटम्स हैं, थर्ड स्केड्यूल आइटम्स हैं, अगर उन्हें इंपोर्ट किया जाए तो 18% टैक्स नहीं लगता बल्कि 25% टैक्स लगता है। ये भी लिस्ट है एक, इसको भी बस देख लीजिए। हाँ, कुछ ऐसी थर्ड स्केड्यूल के अलावा कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनको इंपोर्ट किया जाए या फवाद में सप्लाई किया जाए उस पर 25% टैक्स लगता है। इंपोर्टेड आइटम्स हैं ये सारी, और ये वो वाहिद 25% वाली आइटम है जो खुद यहां पर मैन्युफैक्चर होती है। लोकली मैन्युफैक्चर्ड एसयूवी और सीयूवी जिनकी 1400 सीसी से ऊपर है या 4x4 कैबिन है, ये पाकिस्तान में भी बने थे, इस पे 25% सेल्स टैक्स लगेगा, वरना इससे पहले ये भी इंपोर्ट वाला था और इससे पहले थर्ड स्केड्यूल आइटम जो थी वो भी इंपोर्ट वाली थी। एक्स्ट्रा टैक्स बोर्ड के पास पावर है कि बोर्ड के पास पावर है कि किसी भी आइटम पर 18% के अलावा टैक्स लागू कर दे, और ये एक्स्ट्रा टैक्स मजीद 18% तक हो सकता है। कैपेसिटी की बेस पर टैक्स होना, प्रोडक्शन कैपेसिटी की बेस पर टैक्स होना, ये फिक्स बेसिस पर टैक्स होना, ये कैपेसिटी टैक्स है। सर टायर 1 रिटेलर, ये वो रिटेलर होते हैं जिनको बड़े वाला रिटेलर कहते हैं, ये तो नॉर्मली सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं। लेकिन जो अदर देन टायर 1 रिटेलर होते हैं, ये छोटे वाले रिटेलर होते हैं, इनके लिए लायबल टू बी रजिस्टर्ड होना जरूरी, यानी दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, ये लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं होते। अगली बात ये है कि 5% वेयर द मंथली बिल अमाउंट डज नॉट एक्सीड। सर जी, ये जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं होते, इनके बिजली के बिल पर टैक्स लगता है कितना? 20,000 तक बिल हो तो 5%, 20,000 से ज्यादा हो पर मंथ तो 7.5%। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर शैल डिपॉजिट द अमाउंट सो कलेक्टेड डायरेक्टली विदाउट एडजस्टिंग अगेंस्ट इट्स इनपुट टैक्स। The above tax on other than tier 1 retailer is other than normal tax of 18%, further tax of 4% and extra tax. Tax on steel products and ship plates. सर ये वो वाहिद एग्जांपल है स्टील प्रोडक्शन की जिसमें हमने ये पढ़ा था ना कि सेल्स टैक्स प्रोडक्शन में भी लगता है। मिनिमम प्रोडक्शन या एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर, उस पे सेल्स टैक्स लगता है। किस केस में? स्टील प्रोडक्ट या शिप प्लेट्स के केस में। सीएनजी स्टेशंस के केस में नेचुरल गैस चार्जेस, रेंट, कमीशन। सर जी, जो गैस सीएनजी स्टेशंस को दी जाती है उस गैस पर सेल्स टैक्स लगता है, और उस गैस की कीमत में गैस शामिल है, चार्जेस, रेंट, कमीशन, सारी ड्यूटी शामिल करके फिर सेल्स टैक्स लगा के पंप को दिया जाता है। फिर उस पंप से गाड़ियों में या और जगहों पर सीएनजी भराई जाती है। अच्छा जी, फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है किसी भी आइटम पर, किसी भी वक्त, किसी भी तरह, किसी भी अंदाज से, किसी भी परसेंटेज पर, किसी भी बंदे पर टैक्स लगाया जा सकता है, और वो कब लगाना है, किस तरह जमा कराना है वो भी बताया जा सकता है, और कोई कंडीशन चाहे तो वो इम्पोज की जा सकती है। फेडरल गवर्नमेंट या बोर्ड के पास ये पावर है।
एफबीआर वाले कह रहे हैं अपनी एफबीआर वाले कहते हैं मेनली रिटेलर्स पर जोर दे रहे हैं कि आप क्या करें, पॉइंट ऑफ सेल मशीन को एफबीआर के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करें, कनेक्ट कर दें। और ये बात कह रहा है कि बोर्ड रिक्वायर कर सकता है किसी पर्सन को कि आप इंटीग्रेट करो इशू इनवॉइसिंग मशीन को, और फिर उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सर जी, who is liable to pay tax? The person supplying, making the supplies, the person producing, the person importing the goods, the person providing the services. इस ये बंदा है कि ये लायबल है कि टैक्स अदा करें। सर अगर आपने एक्सेस टैक्स कलेक्ट कर लिया है, अगर आपने एक्सेस टैक्स कलेक्ट कर लिया है तो आप पर लाजमी है कि आप ये वाला टैक्स जो है वो एफपीआर को जमा करवाएं। हाँ, अगर एक्सेस टैक्स आपने कलेक्ट किया है और आपने एफबीआर को जमा कराया है तो आपको ये टैक्स वापस मिलेगा। अगर आपने गलती से एक्सेस टैक्स कलेक्ट कर लिया था, वो कहते हैं हाँ सिर्फ तब मिलेगा जब आप एफबीआर को साबित कर देंगे कि ये वाली चीज़ें अभी एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंची। आपने आइटम पर एक्सेस टैक्स चार्ज कर दिया और वो एंड कंज्यूमर तक पहुंच गई तो ये वाला टैक्स एफबीआर के पास जमा करा दिया जाएगा जिस तरह नॉर्मल टैक्स जमा करवाया जाता है। लेकिन आपने एक्सेस टैक्स चार्ज किया और वो चीज़ें अभी एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंची तो आपको ये बात साबित करनी पड़ेगी एफबीआर को कि ये चीज़ें एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंची, तो फिर वो वाला टैक्स आप एफबीआर से वापस ले सकते हैं, पहले ही जमा करा लिया तो। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? उस बंदे पर। अच्छा जी, आपको पता अगर कोई ऐसा बंदा जिसके बारे में आपको पहले ही पता था कि ये 2 नंबर आदमी ये टैक्स आपसे वसूल करके एफबीआर को जमा नहीं कराएगा, तो फिर आपको ये चाहिए था कि आप चूंकि वो बंदा सही नहीं है, वो बंदा ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास ये राइट होगा कि आप उसे क्या कहते हैं, उस एफबीआर वालों के पास ये राइट होगा कि बावजूद इसके कि आपने जिससे चीजें खरीदी थी उसको टैक्स जमा करा दिया है, वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर ले। तो आप और वो बंदा जिससे आपने चीजें खरीदी हैं, ये दोनों जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे। अगर कोई ऐसा बंदा जिसके बारे में आपके पास सफिशिएंट नॉलेज थी, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव था कि ये बंदा टैक्स चोरी करेगा, ये बंदा टैक्स चोरी करेगा, तो आपको उससे परचेजेस करके उसको सेल्स टैक्स नहीं देना चाहिए था। अगर आपने उसे सेल्स टैक्स समा दिया तो फिर एफबीआर वाले कहेंगे कि आप और वो बंदा जिसको आपने टैक्स दिया जॉइंटली, इकट्ठे या सेवरली, अलग-अलग लायबल हो गए। लेकिन इस बात का प्रूफ कि आपको पहले ही पता था, ये कौन साबित करेगा? ये वाली बात एफबीआर साबित करेगा। 0 रेटेड आइटम 0% टैक्स लगेगा, 5th स्केड्यूल में आइटम्स हैं 0% टैक्स लगता है उस पर, और वो सारी चीज़ें जो कि किसी ऐसी सवारी, कन्वेंस यानी सवारी में दी जाती हैं जो प्रोसीडिंग आउटसाइड पाकिस्तान है, इंटरनेशनल फ्लाइट, हवाई जहाज भी हो सकता है, बहरी जहाज भी हो सकता है, पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, तो उसको जो चीज़ें सप्लाई करेंगे उस पर 0% टैक्स लगेगा। फेडरल गवर्नमेंट गुड्स एज फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई whether circumstances exist to take immediate action for the purpose of national security, national disaster, national food security and emergency situations and implementation of bilateral and multilateral agreement. Exemption to the above rule. ये सारी आइटम्स वो हैं जिस पे 0 रेटेड एंड 0% टैक्स लगेगा, लेकिन प्रोविजन रिलेटिंग टू 0 रेटिंग शैल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड दैट आर इंटेंडेड टू बी री इम्पोर्टेड इन पाकिस्तान, हैव बीन एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट बट आर नॉट एक्सपोर्टेड, हैव बीन एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज स्पेसिफाइड बाय द
फेडरल गवर्नमेंट, ये एक्सेप्शन टू द रूल है, ये एक्सेप्शन टू द रूल है। यानी अगर एक्सपोर्ट करनी थी लेकिन एक्सपोर्ट नहीं की गई, एक्सपोर्ट की ताकि वापस इंपोर्ट हो जाए, या किसी ऐसे मुल्क को एक्सपोर्ट की जिसके बाद में फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि इसको एक्सपोर्ट करना जीरो रेटेड नहीं होगा, फिर ये एक्सेप्शन टू द रूल है। डिप्लोमेट्स को चीज़ें सप्लाई करना, ड्यूटी फ्री शॉप पर सप्लाई करना, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए चीज़ें सप्लाई करना, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई करना, और गुड्स एग्जाम्प्ट अगर एक्सपोर्ट कर दी जाए, ये सारी जीरो रेटेड हैं। जीरो रेटेड का मतलब है आउटपुट टैक्स ज़ीरो और इनपुट टैक्स से रिफंड मिलेगा और आप वो क्लेम कर सकेंगे एफपीआर से। जो गुड्स एग्जाम्प्ट होती हैं वो 6 स्केड्यूल में लिखी हुई हैं, जो गुड्स जीरो रेटेड होती हैं वो 5 स्केड्यूल में लिखी हुई हैं। जो एग्जाम्प्ट गुड्स हैं वो 6 स्केड्यूल में दर्ज हैं। गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी डिजास्टर या मुश्किल के हवाले से किसी भी चीज़ को एग्जाम्प्ट करार दे सकती है। सर नॉर्मली फार्मास्यूटिकल, होली कुरान, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ये एग्जाम्प्ट गुड्स हैं। जीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट में क्या फ़र्क है? इस पे 0% आउटपुट टैक्स है, ये इस पे आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं होता। इस पे 5 स्केड्यूल है, ये 6 स्केड्यूल है। ये इन्वॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है, चूँकि हमने इनपुट क्लेम करना रिफंड होता है, इस पर इन्वॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल्स टैक्स इन्वॉइस की। जीरो रेट के लिए रजिस्टर होना जरूरी है, एग्जाम के लिए रजिस्टर होना भी जरूरी नहीं है। जीरो रेटेड में इनपुट रिफंड मिलेगा, एग्जाम में कोई इनपुट कोई आउटपुट का चक्कर नहीं होता। ये 1-2 बार पास पेपर में आया हुआ है। सर जी एक हमारा हिस्सा खत्म हो गया। इसके ना बुनियादी तौर पे 3 हिस्से हैं थ्योरी के। सबसे पहला हिस्सा बेसिक और डेफिनेशन का है, ये मैंने आपको करवा दिया। अब अगला हिस्सा आ गया रजिस्ट्रेशन का, इस अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। तीसरा हिस्सा है जिसमें आपको 18 और 19 चैप्टर में से थ्योरी कुछ करानी है। ये 17 चैप्टर में 2 हिस्से हैं और एक हिस्सा 18 और 19वें चैप्टर का है। ठीक हो गया? लो सर, the following persons making taxable supplies including zero rated supply in Pakistan are required to be registered. A manufacturer other than cottage industry, a retailer, मैन्युफैक्चर जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसके अलावा, रिटेलर बड़े वाला छोटे वाला नहीं, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, होलसेलर, और कोई बंदा जिसको फेडरल लॉ कह ले। ये 6 लोग हैं जिनके लिए दे आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है? आप दरख्वास्त देंगे कमिश्नर को रजिस्टर करा दें। कौन से कमिश्नर को, कौन से दफ्तर में दरख्वास्त देंगे? वो कहता है दरख्वास्त देने वाला कौन है। अगर कंपनी है तो देखा जाएगा कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है। क्योंकि पब्लिक कंपनी जो है जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उस हदूद में, उस जहां पर वो आरटीओ जिसकी हदूद में पब्लिक कंपनी का रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, उस आरटीओ से रजिस्ट्रेशन करानी है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो देखा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग है या बिजनेस है। प्राइवेट कंपनी है तो देखा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या बिजनेस कर रही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो वो आरटीओ जिसकी हदूद में फैक्ट्री होगी उस आरटीओ से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। और अगर बिजनेस में एंगेज है तो वो आरटीओ जिसकी हदूद में वो जगह है जहाँ पर दुकान है या और जगह जहाँ पर बिजनेस हो रहा है, दफ्तर है, तो समझा जाएगा वहाँ से रजिस्ट्रेशन करानी होगी। सर अगर कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल या एओपी है, तो देखा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग है या अदर है। मैन्युफैक्चरिंग है तो वो आरटीओ जिसकी हदूद में फैक्ट्री है, अदर है तो वो आरटीओ जिसकी हदूद में वो दुकान है जहाँ पर बिजनेस हो रहा है या दफ्तर है जहाँ पर बिजनेस हो रहा है। लो सर, आपने दरख्वास्त देनी है, कमिश्नर को देनी है, रेलेवेंट आरटीओ में देनी है। कवाइफ कौन कौन से? सर बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन या कंज्यूमर नंबर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज, बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज। अगर मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो सारी ब्रांचेस की लोकेशन और उसके पर्टिकुलर्स, और बिजनेस प्रेमिसेस की जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ यानी लोकेशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर है तो बिजली और गैस के बिल की भी जीपीएस टैग फोटोग्राफ, तो प्लांट एंड मशीनरी की भी जीपीएस टैग फोटोग्राफ। ये सारा कुछ जमा करवा देंगे, आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा सेल्स टैक्स 1990 के तहत। रजिस्टर हो गए
उस रजिस्ट्रेशन के 1 माह के अंदर अंदर आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। अगर आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ना कराई तो आपको सेल्स टैक्स एक्टिव में से फिर निकाल दिया जाएगा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में से। अगर आप मैन्युफैक्चरर थे तो फील्ड ऑफिसर आएंगे चेक करने के लिए कि जो कवायद दिया, जो बातें कही हैं वो ठीक है या नहीं। अगर वो बातें, अगर उन्होंने कोई स्क्रूटनी करके कोई नतीजा निकाला कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो, या उन्होंने कोई इशू रेज किया, तो आपको चाहिए कि आप 15 दिन के अंदर अंदर वो इशू रिजॉल्व करें। अगर वो इशू रिजॉल्व ना कर सके तो जो आपको रजिस्टर कर दिया गया था वो दोबारा एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में से आपका नाम निकाल दिया जाएगा। सर स्टोरी समझ आ गई? ये सारी बात थी रजिस्ट्रेशन की। अब एक मसला ये दरपेश आया कि प्लांट एंड मशीनरी अगर एक बंदे ने इंपोर्ट किया है और उस पर सेल्स टैक्स पे किया है और वो क्लेम करना चाहता है सेल्स टैक्स को, तो उसके लिए वो क्लेम करना चाहता था, उस तो पता चला कि रजिस्टर होना जरूरी है। अब जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए गया तो रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी? जीपीएस टैग फोटोग्राफ। जीपीएस टैग फोटोग्राफ कहां से लाए? वो तो इंपोर्ट कर रहे। अब ये एक प्रॉब्लम आ गया। इसका हल फिर उन्होंने क्या दिया कि अच्छा चलो ठीक है, अगर आप इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देंगे तो आपको टेम्परेरीली रजिस्टर कर दिया जाएगा 72 घंटों के अंदर 60 दिनों के लिए। और शर्त यह है कि आप रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट, अपनी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स के साथ प्लांट एंड मशीनरी और जो प्लांट एंड मशीनरी की लिस्ट अलॉन्ग विद द इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवाएं, फिर आप टेम्परेरी रजिस्टर हो जाएंगे। जब आप रजिस्टर हो गए तो क्या फायदा होगा? कोई आउटपुट टैक्स नहीं, कोई इनपुट टैक्स नहीं, और ना कोई आउटपुट टैक्स ना कोई इनपुट टैक्स, सिर्फ इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है। ना आउटपुट है ना इनपुट है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? टेम्परेरी रजिस्टर पर्सन को कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, सिर्फ ये फर्क। ये स्टोरी है सर। अब आ गई बात कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की। हाँ अच्छा, कोई बंदा जिसके बारे में कमिश्नर को लगता है इसको रजिस्टर होना चाहिए था, कमिश्नर उसको नोटिस देगा। अब उसमें दो बातें हैं, वो बंदा क्या कमिश्नर के नोटिस का जवाब देता है या नहीं देता। अगर वो कमिश्नर के नोटिस का जवाब देता है तो कमिश्नर से अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और कमिश्नर को लगे कि इसको रजिस्टर होना चाहिए तो कमिश्नर से रजिस्टर कर देगा कंप्यूटराइज सिस्टम से। और अगर कमिश्नर के नोटिस का वो कोई जवाब ना दे तो कमिश्नर को गुस्सा चढ़ जाएगा और कमिश्नर क्या कहेगा? कंपल्सरी रजिस्टर कर देगा। और जब वो कंपल्सरी रजिस्टर कर देगा तो फिर उसके बाद सारी सेल्स टैक्स की रिक्वायरमेंट को उसको पूरा करना जरूरी होगा। अगर वो पूरा नहीं करेगा तो फिर इसके खिलाफ लीगल और पीनल एक्शन होगा। अगर एक बंदा जिसने कमिश्नर को कोई जवाब नहीं दिया था, कमिश्नर को गुस्सा चढ़ गया, कमिश्नर से रजिस्टर कर दिया जबरदस्ती, बाद में कमिश्नर को पता चला कि ही वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, तो कमिश्नर उसे डी रजिस्टर करवा देगा उसके कंप्यूटराइज सिस्टम से, और उसको अगर उसने कोई फाइन या पेनल्टी चार्ज की थी तो उसका भी कोई लीगल इफेक्ट नहीं। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने करवा दिया। आगे जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डी रजिस्ट्रेशन, टेम्पररी, कंपल्सरी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डी रजिस्ट्रेशन क्या है? हर वो बंदा, एवरी पर्सन जो कि बिजनेस नहीं कर रहा, बिजनेस खत्म कर दिया, या जो चीजें बेचता था वो एग्जाम्प्ट हो गई हैं, या ट्रांसफर कर दिया उसने बिजनेस, या मर्ज कर दिया है, या फेलियर टू फाइल टैक्स रिटर्न फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ है, इसमें से कोई शर्त भी पूरी हो जाए तो उसे क्या कर देंगे? डी रजिस्टर कर देंगे। बिजनेस खत्म हो गया, गुड्स एग्जाम्प्ट हो गई हैं, उसने बिजनेस ही बेच दिया, मर्जर कर दिया, या वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा। डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर ये है कि हर वो बंदा जो बिजनेस खत्म कर रहा है, या उसकी सप्लाईज एग्जाम्प्ट हो गई है, या वो रजिस्टर नहीं रहना चाहता, वो कमिश्नर को दरखास्त देगा कि मुझे डी रजिस्टर कर दो। कमिश्नर के पास जैसे ही दरखास्त आएगी, वो दरखास्त के 90 दिन के अंदर अंदर, या जब वो सारी वाजिबुल अदा अपने अमाउंट अदा कर देगा, उस विच एवर इज लेटर उसको डी रजिस्टर कर देगा। असल में होता है कि जब कमिश्नर के पास डी रजिस्ट्रेशन की दरखास्त आती है तो कमिश्नर उसका ऑडिट खोल देता है, जो वो ऑडिट 90 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। उस ऑडिट खत्म होने के नतीजे में जो लायबिलिटी होगी वो फाइनल लायबिलिटी होगी। जब टैक्स पेयर उस लायबिलिटी को पे करेगा
फिर उसे डी रजिस्टर किया जाएगा। सर जो बंदा भी डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा था उसे डी रजिस्टर नहीं किया जाएगा अगर उसने ऑडिट की क्यूरी का जवाब ना दिया था। अगर वो पिछले 6 माह से कंसेक्यूटिव रिटर्न फाइल नहीं कर रहा और कमिश्नर ने नोटिस इशू किया है इन राइटिंग और उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके डी रजिस्टर कर देगा। डी रजिस्टर होने का ये मतलब नहीं है कि उसकी लायबिलिटी में कमी होगी। जो लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन हैं वो रजिस्ट्रेशन से पहले और बाद में सेम ही रहेंगी। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर जी अगर कोई बंदा टैक्स फ्रॉड कर रहा है, टैक्स इवेजन कर रहा है और कमिश्नर को इसका पता चल गया तो वो उसे विदाउट नोटिस क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा। किस तरह का टैक्स फ्रॉड कर रहा हो ये लिखा हुआ है, टैक्स इवेजन कर रहा हो, किस तरह की नॉन कंप्लायंस हो, पॉइंट नंबर 1, या वो एड्रेस में मौजूद ना हो, या वो बिजनेस प्रेमिसेस में टैक्स वालों को अंदर ना घुसने दे, या उसकी प्रोफाइल एबनॉर्मल हो, इनपुट टैक्स ज्यादा आउटपुट टैक्स ना हो, या सब्सटेंशियल परचेजेस ब्लैक लिस्टेड पर्सन से की हुई हो, या नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न हो, रिटर्न ही ना फाइल करता हो, या दूसरी जुरिस्डिक्शन का कमिश्नर कह दे कि इसको डी रजिस्टर कर दो, या कोई और जेन्युइन रीजन हो। किसी भी वजह से अगर इन 7 वजूहात की वजह से कमिश्नर बगैर नोटिस दिए उसको डी रजिस्टर कर देगा और सॉरी ऑर्डर सस्पेंड कर देगा और ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन उसे भेज देगा। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के 7 दिन के अंदर क्या दिया जाएगा, शो कॉज नोटिस दिया जाएगा और कहा जाएगा वजह बताओ तुमने ऐसी हरकत क्यों की। शो कॉज नोटिस अगर ना दिया गया तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन वॉइड हो गया और बात खत्म। शो कॉज नोटिस के 15 दिन के अंदर अगर जवाब ना दिया गया, इस बंदे को रिकॉर्ड ना प्रोवाइड किया गया, प्रेमिसेस के अंदर ना आने दिया गया, या कोई और वजह जिसको कमिश्नर बेहतर समझे ना की गई, तो ऐसे बंदे को सस्पेंशन के बाद क्या कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अगर शो कॉज नोटिस आ गया था और उसका प्रॉपर जवाब दे दिया गया और कमिश्नर सेटिस्फाइड हो गया तो इसका सस्पेंशन ऑर्डर क्या कर देंगे। यार मेरी बात समझ आ गई है, ये असल सारी स्टोरी है। सर ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग 90 डेज के अंदर इशू होगा। शो कॉज नोटिस के 90 डेज के अंदर ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग इशू होगा। शो कॉज नोटिस इशू हुआ उसके 90 दिन तक अगर ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर इशू ना हुआ तो इसका मतलब है वो बंदा वापस बहाल हो जाएगा। ये सारी सस्पेंशन की स्टोरी थी। अब इसमें एक बात है जो बतानी बड़ी जरूरी है। अच्छा बाज़-औक़ात क्या होता है, एक आरटीओ में बंदा था मिस्टर ए, दूसरे आरटीओ में बंदा था मिस्टर बी, ये ब्लैक लिस्टेड बंदा था। अगर मिस्टर ए सब्सटेंशियल परचेजेस मिस्टर बी से कर रहा है तो इस आरटीओ का कमिश्नर आरटीओ 1 के चीफ कमिश्नर को कहेगा कि ये वाला आपके आरटीओ में मिस्टर ए सब्सटेंशियल परचेजेस ब्लैक लिस्टेड पर्सन से कर रहा है, इसको भी क्या कर दो, सस्पेंड कर दो। तो कमिश्नर के कहने पे उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। जो बंदा सस्पेंड हो जाता है याद रखना, ना वो इनपुट क्लेम कर सकता है और ना ही उसकी इशू की गई इनवॉइस पे कोई और इनपुट क्लेम कर सकता है। अब एक बंदा जिसने 1/1/2024 में परचेजेस की मिस्टर बी से, मिस्टर बी को 25/1/2024 में मिस्टर बी को क्या कर दिया गया, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। आप बताइए कि क्या मिस्टर बी से जो परचेजेस उसकी ब्लैक लिस्टिंग के ऑर्डर से पहले कर ली गई हैं, क्या इस पर इनपुट टैक्स क्लेम हो सकेगा? वो कहता है ब्लैक लिस्टेड पर्सन की इशू की हुई इनवॉइसेस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा, चाहे वो इनवॉइसेस ने ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग से पहले या सस्पेंशन से पहले इशू की हो या बाद में। सर ये 1/1/2024 ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग से पहले इशू किए हैं, इस पर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। और 5/2/2024 ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग के बाद इशू किए, इस पर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा।
सारी स्टोरी आपको सुना दी है। ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग में रीज़न लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कितने पीरियड तक कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा, ये लिखा जाएगा कि कौन सी पेनल्टी आप पर लगाई जाएगी या रिकवरी कौन सी है जो आपसे अमाउंट रिकवर करने हैं। और चौथे नंबर पे 90 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस के अंदर ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग दिया जाएगा, अदरवाइज वो वॉइड हो जाएगा। आखिरी बात ये कि ये ऑर्डर सारे मुल्क का डिपार्टमेंट्स को भेज दिया जाएगा कि सबको पता चल जाए कि ये बंदा ब्लैक लिस्ट हो गया और इसकी इशू की हुई इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होना। ऑडिट डिपार्टमेंट, रिफंड सेक्शन सबको भेज दिया जाएगा और फर्दर सर्कुलेट किया जाएगा, दूसरे आरटीओस को भी भेजा जाएगा कि इस बंदे की इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होना, और बाकायदा इनवॉइसेस भी साथ बताई जाएंगी ताकि उन इनवॉइसेस पर इनपुट टैक्स क्लेम ना हो। और जो बंदा भी उस बंदे से परचेज की हुई इनवॉइस लेके आएगा दफ्तर में, तो एफबीआर के ऑफिस में वो बंदा उसको वजह बताएगा कि इस वजह से हम आपकी इशू की हुई इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते या कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा। और इस पर कोई मजीद अगर कोई बंदा कार्रवाई करना चाहे तो वो कर सकता है सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर के जरिए। सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर क्या होता है सर? बाकायदा बोल के अपील की जाती है कि जनाब मेरा इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो रहा। खैर ये हमारे स्कोप से बाहर की बात है। ये हो गया सर जी, जो बंदा भी सेल्स टैक्स नहीं देगा, बिजली गैस का कनेक्शन उसका बंद कर देंगे। गैस वैसे नहीं आ रही, लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली भी बंद कर देंगे, सोलर तो आई है सर, ठीक है। बहरहाल ये काम है वो वाला जो उन्होंने इनकम टैक्स में बताया था ना कि जनाब उसकी सिम बंद कर देंगे, वो बड़ा खतरनाक काम, ठीक है। लो सर ये डिसकंटिन्यूअस है, खास तौर पे वो बंदा जो इंटीग्रेट नहीं कर रहा अपने सिस्टम को या रजिस्टर नहीं हो रहा, टायर 1 रिटेलर है। ये सर ये सारी बात थी चैप्टर नंबर 17 में, ये सब कुछ था। मैंने आपको मेरे हिसाब से 90% से ज्यादा पोर्शन कवर करवाया है इस टाइम में। मैं असल में इस वक्त अब ये जो खास तौर पर रजिस्ट्रेशन वाला पोर्शन है ये तो है सारी पक्की थ्योरी, डेफिनेशन वाला पोर्शन सारी पक्की थ्योरी, सारा कॉन्सेप्ट। तो 17वां चैप्टर याद करने के हवाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ गया 18वां चैप्टर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ टच करता नजर आता है। पहली बात उसने की आउटपुट में से इनपुट लेस करें तो सेल्स टैक्स पेबल निकलता है। दूसरी बात उसने बड़ी कीमती कही कि अगर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सके तो अगले 6 टैक्स पीरियड में इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। फिर बात उसने ये कही कि अगर 50,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन है तो वो ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए होनी चाहिए और 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देनी चाहिए एक बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस बैंक अकाउंट में। अदरवाइज ये कंडीशन अगर ना पूरी हुई तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। 180 दिन की लिमिट है सर। ये वाली बात इसके बाद करते हैं कि ये अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं तो 4% फर्दर टैक्स लगेगा। उसके अलावा अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को 10 मिलियन पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से सप्लाई कर रहे हैं या 100 मिलियन पर पर्सन पर ईयर तो आप इस लिमिट के अंदर अंदर रहेंगे तो इनपुट टैक्स क्लेम होगा। अगर इस लिमिट से बियॉन्ड चले जाएंगे तो फिर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। हाँ, आप इनवॉइस जब कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनवॉइस पे CNIC या NTN जरूर मेंशन होना चाहिए अनरजिस्टर्ड पर्सन का। अगर वो CNIC या NTN अवेलेबल नहीं है तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अगर अवेलेबल होगा तो आप इनपुट टैक्स क्लेम करें। इतनी सी बात है। ये बात 2-3 जगह पर उसने तोड़कर मरोड़ कर लिखी हुई है जिसको मैंने एक पिक्चर में आपको समझा दिया। चेंज ऑफ टैक्स ईयर सर जी, अगर टैक्स ईयर अगर टैक्स का रेट तब्दील हो जाए 18 से 19 हो गया या 17 से 18 हो गया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो सप्लाई
तब हुई जब रेट 17 था तो 17 का रेट लगेगा, जो सप्लाई तब हुई जब रेट 18 था तो 18 का रेट लगेगा। मई की 16 तारीख को रेट चेंज हो गया तो 1 से 15 तारीख तक रेट 17% होगा, 16 से 31 तक का रेट 18% होगा। तो भाई जब जो टाइम ऑफ सप्लाई है यहां पर बड़ा क्रूशल हो जाता है, क्योंकि जिस वक्त सप्लाई हुई है उस वक्त का रेट देखना पड़ेगा, उस वक्त का रेट लगेगा। हाँ, अब अगला पॉइंट यहां पे है कि चेंज हो गया रेट, तो रेट कौन सा लगेगा? सर अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए तो जब गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट किया जाता है वो वाला रेट लगेगा। ये इंपोर्ट चाहे होम कंजम्पशन के लिए थी या आपने वेयर हाउस से गुड्स को क्लियर करवाया। दूसरा, अगर गुड्स डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड इन एडवांस ऑफ द अराइवल ऑफ द कन्वेंस बाय व्हिच द गुड्स आर इंपोर्टेड, the tax shall be charged at the rate as is in force on the date on which the manifest of the conveyance is delivered. जहां गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट की जाती है इन एडवांस ऑफ द अराइवल ऑफ द कन्वेंस बाय विच द गुड्स आर इंपोर्टेड, the tax shall be charged at the rate as is in force on the date on which the manifest। सर जी अगर गुड्स डिक्लेरेशन तो प्रेजेंट कर दिया मगर अभी वो सवारी ही नहीं आई जिस पर माल आ रहा था, तो जब वो सवारी आ जाएगी उस दिन का रेट लगेगा। जब वो सवारी आ जाएगी जिस दिन, उस दिन का रेट लगेगा। अगर गुड्स डिक्लेरेशन तो प्रेजेंट कर दिया है लेकिन अभी गुड्स डिक्लेरेशन तो प्रेजेंट कर दिया लेकिन अभी कन्वेंस नहीं आई। अगर आपने गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट किया लेकिन टैक्स नहीं जमा कराया तो गुड्स डिक्लेरेशन के 7 दिन के अंदर अंदर टैक्स जमा कराएं। अगर आपने एक्चुअल में टैक्स जमा नहीं कराया तो जब आप टैक्स जमा कराएंगे उस दिन का रेट आप पर लगेगा। ये सर चेंज ऑफ रेट की बात थी। किस तरह पेमेंट करनी है, जिस तरह इंपोर्ट कर रहे हैं तो जिस तरह इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं उस तरह पेमेंट करनी है। और फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न इन केस ऑफ सप्लाईज मेड और सर्विसेज प्रोवाइडेड, जब रिटर्न फाइल करेंगे उसके साथ सेल्स टैक्स को पेमेंट करना है। कब करना है? जब इंपोर्ट की कर रहे हैं तो जब इंपोर्ट की पेमेंट करेंगे, कस्टम ड्यूटी पे करेंगे तब करेंगे। वैसे सेल्स टैक्स जब रिटर्न जमा कराएंगे तब करेंगे। मोड ऑफ पेमेंट, किस तरह पेमेंट करनी है, जो मैनर, जो अगर इंपोर्ट किया तो जिस तरह कस्टम ड्यूटी पे करेंगे उस तरह करेंगे। और अगर इंपोर्ट नहीं की तो भाई डेजिग्नेटेड बैंक है, नेशनल बैंक के अकाउंट में जमा करा देंगे। ऑनलाइन भी वैसे हो जाते हैं जमा। फेडरल गवर्नमेंट अलाउ करेगी पेमेंट इंस्टॉलमेंट बेसिस पर भी, बाजू का फेडरल गवर्नमेंट अलाउ कर देती है। सर आउटपुट टैक्स क्या है? सप्लाईज पर जो टैक्स चार्ज होता है सेल करने पर वो आउटपुट टैक्स होता है, 18% होता है। गुड्स को सप्लाई करने पर की आउटपुट टैक्स होता है। सर्विसेज को देने पर आउटपुट टैक्स होता है। सर्विसेज इस्लामाबाद में दी तो भी आउटपुट टैक्स होगा। सर अगर फेडरल एक्साइज ड्यूटी सेल्स टैक्स मोड में लगे तो ये भी आउटपुट टैक्स होगा। सर जी यहाँ पर कुछ बातें बताना ज़रूरी हैं। उसमें पहली बात ये है, इनपुट टैक्स पहले बता देता हूं। सर जी आउटपुट टैक्स जिस तरह उसने कहा सप्लाई पे होगा, सेल्स टैक्स मोड पर, एफईडी सेल्स टैक्स मोड पे तो उस पे होगा, सर्विसेज जो सप्लाई की उस पे होगा। इस तरह इनपुट टैक्स भी सप्लाई पे। इसमें खास बात है कि इसमें इंपोर्ट भी आ रहा है। बाकी फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी वैसे ही है, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स और सर्विसेज भी वैसे ही है। और सर्विसेज जो आपने जो गुड्स चीज़ें सप्लाई की हैं, ख़रीदी हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से, उस पर भी इनपुट टैक्स मिलेगा। यानी आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स की डेफिनेशन करीब करीब ही है, बस इंपोर्ट का ही मेजर डिफरेंस है। अच्छा तरह एक बात समझिए, जब आप चीज़ें, जब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के हवाले से मेरी क्या कहते हैं वीडियो भी काफ़ी बच्चों ने देखी है। बहरहाल फिर भी मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई अगर आप बहैसियत सेलर चीज़ें सेल कर रहे हैं तो आउटपुट चार्ज करेंगे, और अगर चीज़ें वापस आ गई हैं, सेल रिटर्न है, तो आप अपने डेटर को क्रेडिट करेंगे। और कौन सा नोट इशू करेंगे? क्रेडिट नोट। तो सेल रिटर्न का नोट क्रेडिट नोट होता है। आप परचेजर हैं, आप चीजें खरीद रहे हैं, तो आप अपने क्रेडिटर को डेबिट करेंगे तो डेबिट नोट इशू होता है। ये असल स्टोरी है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की। बहरहाल ये कब इशू होता है? जब
सप्लाईज कैंसिल हो जाती हैं जब गुड्स रिटर्न हो जाती है, जब वैल्यू सप्लाई चेंज हो जाए, नेचर ऑफ सप्लाई चेंज हो जाए, या कोई ऐसा इवेंट आ जाए, रिटर्न नीड्स टू बी मॉडिफाइड। सर जी एप्लीकेबिलिटी, the above adjustment can only be made where a registered person has issued a tax invoice in respect of supply made by him, and as a result of any of the issuance of debit or credit note, the amount shown in the tax invoice or the return needs to be modified. कैंसिलेशन और रिटर्न ऑफ सप्लाई, ये एप्लीकेबिलिटी उसने लिख दी है। सर अगर चीजें 100 रुपए की चीजें थी वो पूरी वापस हो गई, जिसे कहते हैं कैंसिलेशन, बिल्कुल ही खत्म हो गया ना, अब ये कैंसिलेशन होती है। इस केस में डेबिट या क्रेडिट नोट जो इशू होता है उसमें सिर्फ बेचने और खरीदने वाले का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ओरिजिनल सेल्स टैक्स इनवॉइस का रेफरेंस होता है, और क्यों डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू हुआ इसकी बात होती है, और साइन सिग्नेचर होते हैं। ओरिजिनल बेच देते हैं, कॉपी अपने पास रखते हैं। अच्छा बाजों का तो वैल्यू में तब्दीली होती है तो फिर कुछ चीजें हो रहा है। अच्छा बेचने और खरीदने वाले का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर तो आएगा, सेल्स टैक्स इनवॉइस ओरिजिनल की नेम और डेट आएगी, रेफरेंस आएगी, ओरिजिनल क्या थी, ओरिजिनल की क्या वैल्यू थी, रिवाइज वैल्यू क्या है, डिफरेंस क्या है, क्यों डिफरेंस आया है, साइन और सिग्नेचर भी आएंगे। तो भाई ये इस तरह से एडजस्टमेंट होती है। सर एक बड़ी अहम बात है वो बस बता दूं यहाँ पर लिखी हुई, और वो ये है कि डेबिट नोट या क्रेडिट नोट 180 दिनों के अंदर अंदर इशू हो जाना चाहिए। पेमेंट भी 180 दिन की होनी चाहिए, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी 180 दिन के अंदर अंदर इशू हो जाना चाहिए। अगर 180 दिन के बाद हुआ तो वो काउंट वो एक्सेप्ट नहीं होगा सर जी। अब ये एक बात है कि अगर आपने आपके पास कोई गुड्स थी वो खराब हो गई या रिटर्न हो गई, चूंकि वो गुड्स एक्सपायर हो चुकी थी, वो अब फिट फॉर यूज नहीं थी, तो उसका क्या करेंगे, उसको जला देंगे, डिस्पोज कर देंगे। अब अगर आपने उसको डिस्पोज कर दिया तो ये भी सप्लाई है सर जी, ये भी सप्लाई है ना, सप्लाई होगी तो आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। वो कहता है भाईजान जब आप चीज़ों को डिस्पोज करने लगे एफपीआर को मुतला करें, और उनका बंदा जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर उसके सामने चीज़ों को जलाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज उसके सामने चीज़ों को जलाएंगे तो आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं होगा। वरना वो जो चीज़ें आप जलाएंगे समझा जाएगा वो सप्लाई होगी, और सप्लाई होगी तो आउटपुट टैक्स चार्ज हो जाएगा और आपको एफबीआर को जमा करवाना पड़ेगा। तो भाई अगर टैक्स वालों के सामने चीजों को जलाएंगे तो आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं होगा, घरचे आप उन्हीं चीजों का इनपुट क्लेम भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर एफबीआर वाले बंदे मौजूद होंगे उनके सामने जलाने पर आउटपुट चार्ज नहीं होगा और इनपुट क्लेम भी नहीं कर सकेंगे। अगर एफबीआर का बंदा मौजूद ना होता तो आउटपुट चार्ज हो जाना था और फिर आप उसका इनपुट टैक्स भी क्लेम कर पाते। तो अगर एफबीआर का बंदा मौजूद है ना आउटपुट ना इनपुट, अगर एफबीआर का बंदा मौजूद नहीं है आउटपुट चार्ज होगा, इनपुट भी क्लेम होगा। अच्छा जी ये सारी बातें होगी। इनपुट आप कब इनपुट क्लेम कर सकते हैं, जब आपके पास इनवॉइस हो तब इनपुट क्लेम कर सकते हैं जिस पर आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर है। जब आपके पास बिजली का बिल और गैस का बिल हो जिसके ऊपर आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर है। जब आप गुड्स इंपोर्ट करें, in case of goods imported into Pakistan, he holds the goods declaration duly cleared by the custom. In case of goods purchased in auction, he holds a treasury challan in his name and bearing his registration number. Sir ये सारी चीजें time of claim of import tax। आपके पास सबूत होना चाहिए, चाहे इनवॉइस की फॉर्म में हो, चाहे बिल की फॉर्म में हो जिस पर आपका नाम हो, चाहे इंपोर्ट किया तो गुड्स डिक्लेरेशन की फॉर्म में हो, ऑक्शन है तो ट्रेजरी चालान की फॉर्म में हो। सर ये सब चीज़ें आप तभी इनपुट आप तभी क्लेम कर सकते हैं अगर जिससे आपने चीज़ें खरीदी हैं उसने आउटपुट एफबीआर को जमा करवा दिया। कौन सा इनपुट इनएडमिसिबल होता है, कौन सा इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल होता है, वो कहता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह डिडक्शन नॉट अलाउड इंपॉर्टेंट है हर न्यूमेरिकल के हवाले से, उसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता।
वो चीजें जो जिनको आप टैक्सेबल सप्लाई बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। वो चीजें जिन पे एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। वो चीजें जिनके बारे में बोर्ड कह दे कि इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा, उन पर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। वो चीजें जिनकी वजह से टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जमा कराएगी, यार आउटपुट वाले ने आउटपुट एफबीआर को जमा कराना था ना, उसने आउटपुट नहीं जमा कराया तो आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। फेक इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट ना हुआ, इनवॉइस ना हुई, तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। अगर क्रस्ट में डिस्क्रिपेंसी आ गई, आउटपुट इनपुट में फर्क आ गया क्रस्ट में, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। अगर जो गुड्स और सर्विसेज टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड ही नहीं है जो आपने लिए हैं, तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। अगर आपने वो पर्सनल या नॉन बिजनेस कंजम्पशन के लिए गुड्स और सर्विस इस्तेमाल किए तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये परमानेंटली अटैच टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई चीज है, बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, पेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटरी, पाइप, वायर्स, केबल्स, सारी चीजें जो बिल्डिंग के साथ जुड़ी होती हैं, इन पर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे, सिवाय इसके कि आप खरीदने और बेचने का काम करते हैं। गाड़ियां, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस, इन सारी चीजों पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि आप खरीदने बेचने का काम करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक कैश रजिस्टर एक वाहिद ऑफिस इक्विपमेंट है जिस पर आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, एफपीआर वालों ने कहा है। सर जी, सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज बार्ड, जिस पर एफबीआर ने कह दिया कि आप इन सर्विसेज के वजह से इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, या प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉ के मुताबिक नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। सर, वो एग्रीकल्चरल मशीनरी जिस पर आप 7% सेल्स टैक्स पे करते हैं, उस पर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सर, स्क्रैप, इंपोर्ट ऑफ स्क्रैप, आप स्क्रैप इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर भी आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। आप जिस वक्त आपने, वो कहता है, अगली बात बड़ी अहम है, वो कहता है जिस वक्त आपने इनपुट टैक्स क्लेम करना था, उस वक्त जिससे आपने चीजें खरीदी थी उसने आउटपुट डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। अगर इनपुट टैक्स कॉमन है, आपने परचेजेस तो किए हैं, लेकिन वो परचेजेस सिर्फ टैक्सेबल के लिए नहीं की, बल्कि टैक्सेबल एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड के लिए किए हैं, तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। बल्कि जितने परसेंट इनपुट टैक्स टैक्सेबल गुड्स से रिलेटेड था, बस उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम कर सकेंगे। यही कॉन्सेप्ट है अपोर्शनमेंट का। अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जितने परसेंट टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है, बस उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम कर सकेंगे। तो सर जी, हर महीने प्रोविजनल असेसमेंट होती है कंपनीज के केस में, खास तौर पे साल के एंड पे फाइनल एडजस्टमेंट भी होती है। अपोर्शनमेंट की बात कर रहा था वो। सर जी, उसने कहा अगर आपको पार्टली इन काइंड और पार्टली इन कैश कोई सम रिसीव हो गया है, तो उस पर क्या होगा सर, इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे या टैक्स का क्या सीन होगा? वो कहता है बिल्कुल आप इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। कुछ शर्तें हैं। पहला, जो चीज़ वसूल की है वो टैक्सेबल होनी चाहिए। दूसरा, रिकॉर्ड में शो होना चाहिए। तीसरा, द बैलेंस अमाउंट जो है वो 5 लाख से कम है, वो रिसीव हो जाए थ्रू क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। इफ द बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट इज इशूड बट द सेम इज नॉट इन कैश और डिपॉजिटेड विद इन 180 डेज। सर जी, यहाँ पर एक मेन बात ये है कि अगर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट इशू हो गया है लेकिन वो 180 दिन के, सर आपने पेमेंट 100 कर दी, 180 दिन के अंदर अंदर बस आप इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। वो कहता है अगर जिस बंदे को आपने चेक दिया था उसने कैश नहीं कराया तो इसमें आपका कसूर नहीं है। सर 3.5 वो कहता है इनपुट टैक्स कैन नॉट बी मोर देन आउटपुट टैक्स एक्सेप्ट फिक्स्ड एसेट। ये बात तो बार बार न्यूमेरिकल में भी आपने की है। एक्सेस कैरेड फॉरवर्ड हो जाएगा। इनपुट टैक्स 90% ऑफ आउटपुट टैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि वैल्यू एडिशन प्रिस्क्राइब लिमिट से कम हो या प्रिस्क्राइब लिमिट लेस देन द लिमिट प्रिस्क्राइब अबव। वैल्यू एडिशन की जो लिमिट जो प्रिस्क्राइब्ड है उससे कम हो तो
आप 90% से ज़्यादा इनपुट, 90% ऑफ आउटपुट से ज़्यादा इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। और मुझे याद है कि मैंने आपको ये वाली बात की थी कि जी एक बंदा है वो, हाँ, 100 रुपए की चीज खरीदता है और 105 की बेच देता है। अब वैल्यू एडिशन सिर्फ 5 रुपए है। अगर ये प्रिस्क्राइब लिमिट से कम हो, यानी इंक्रीज सिर्फ 5 रुपए का आ रहा है, अब अगर इसका 18% लूंगा तो ये 18.9 आएगा, 100 का 18% लूंगा तो ये 18 आएगा, तो अब इसका 90% लूंगा तो ये 17 आएगा। तो ये तो चूंकि वैल्यू में इंक्रीज ही बड़ा थोड़ा सा है, तो इस केस में तो हमेशा 90% कम होगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो वो कहता है अगर वैल्यू एडिशन लेस देन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अबव है, वो लिमिट से कम है, तो फिर और ऑडिट करके चेक भी कर लिया तो फिर आप 90% से ज्यादा इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। सर जी आगे चलते हैं, इसमें और कोई बात इंपॉर्टेंट। टायर 1 रिटेलर अगर इंटीग्रेट नहीं करेगा अपने सिस्टम को एफबीआर से, तो उसका जितना इनपुट टैक्स बनेगा उसको 60% से कम कर दिया जाएगा, यानी वो सिर्फ इनपुट टैक्स का 40% क्लेम कर सकेगा। सर आपको पता है रीफंड कब सर रीफंड तो मिलेगा मेनली एक्सपोर्ट के केस में ना। तो वो कहते हैं जी अगर रीफंड है, एक्सपोर्ट का सीन है, तो कब तक मिलेगा? 45 डेज के अंदर अंदर रीफंड मिल जाएगा। और अगर लगता है कि इस बंदे ने एक्सेस रीफंड क्लेम किया है, तो बोर्ड, अगर लगता है कि इसने एक्सेस रीफंड क्लेम किया है, यहाँ पर अगर लगता है इसने एक्सेस रीफंड क्लेम किया है, तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो 60 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये ऑडिट जो है या इंक्वायरी जो है वो एडिशनल कमिश्नर लेवल का बंदा करेगा, तो ये 60 दिन बढ़ के 120 हो जाएंगे। और अगर बोर्ड करेगा तो ये 120 दिन बढ़ के 9 मंथ्स तक हो जाएंगे। सर असेसमेंट कहते हैं चेक करना। अगर assessment of tax can be made by officer inland revenue where person fails to file the return for a tax period by due date. Person fails to file the return for a tax period by due date. Assessment can be made only by an officer इनलैंड रेवेन्यू वेयर पर्सन फेल्स टू फाइल। अगर कोई बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता या वो टैक्स कम जमा कराता है, तो उसकी असेसमेंट की जाएगी ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू की जानिब से। और फिर ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू शो कॉज नोटिस देगा कि तुम्हारा टैक्स बनता था, तुमने क्यों जमा नहीं कराया, और शो कॉज नोटिस के साथ टैक्स और पेनल्टी भी लगाएगा। अगर बाद में टैक्स पेयर उस शो कॉज नोटिस के मुताबिक जितना टैक्स बनता था वो जमा करा दे, तो फिर डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी वाला मामला रिजॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर कोई बंदा किसी भी रीज़न की वजह से टैक्स नहीं जमा कराता, कम जमा कराता है, इनपुट ज़्यादा क्लेम करता है, तो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू असेसमेंट करेगा सेल्स टैक्स एक्चुअली पेबल बाय दैट पर्सन और डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट और रिफंड which he has unlawfully claimed and shall impose a penalty and charge default surcharge. A notice to show cause is given within 5 years of the end of the financial year in which the relevant date falls to the person in default. The notice shall specify the grounds on which the officer is intended to proceed. सर जी पिछले 5 साल में से किसी साल के बारे में भी असेसमेंट के हवाले से नोटिस दिया जा सकता है। ये मेन बात है, पिछले 5 साल में से किसी साल के बाद से भी असेसमेंट के बाद से नोटिस दिया जा सकता है। असेसमेंट ऑर्डर नोटिस इशू करने के 120 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर इशू कर देगा, और अगर डेट बढ़ाई जाए तो मैक्सिमम 90 दिन तक बढ़ाई जाएगी। अगर रजिस्टर पर्सन रिटर्न फाइल नहीं कर पाता, तो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर डिटरमिन करेगा मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी। ये असेसमेंट ऑफ टैक्स था 4.2।
रिकवरी ऑफ शॉर्ट टैक्स पेड, अगर टैक्स कम पे किया हुआ है तो रिकवर करने के लिए उसके प्रेमिसेस को सील कर देंगे, उसके बैंक अकाउंट को अटैच कर देंगे ताकि उससे पैसे रिकवर किए जा सकें। सर दिस वाज चैप्टर नंबर 18। जी भाई, सर अगर परचेजेस के लिए एडवांस दिया गया हो तो उससे इनपुट क्लेम कर सकते हैं? आप सप्लाई को देखते हैं, जब सप्लाई हो जाएगी और आपके पास इनवॉइस आ जाएगी तब आप इनपुट क्लेम करेंगे, उससे पहले इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। क्या कहा है? सप्लाई हो जाए और इनवॉइस आ जाए, ठीक है। चैप्टर नंबर 19। अब रिटर्न जो सेल्स टैक्स परचेजेस और जो ट्रांजैक्शन हुई हैं उसकी सारी तफसील जिस डॉक्यूमेंट के जरिए पेश की जाती है उसको रिटर्न कहते हैं। सर मंथली रिटर्न हर महीने हर रजिस्टर्ड पर्सन को करनी होती है अगले महीने की 15 तारीख तक। क्वार्टरली रिटर्न फरमाइशी प्रोग्राम में बोर्ड जिसको कह दे उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, जो इन्फॉर्मेशन कह दे वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एनुअल रिटर्न किसको देनी पड़ती है? पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को एनुअल रिटर्न देनी पड़ती है 30 सितंबर तक। अगर डिफरेंट सेक्टर्स में मंथली पे नहीं करते, मंथली नहीं करते फिर रिटर्न? नहीं, मंथली भी करते हैं, वो तो करनी है। टेक्सटाइल की डेट 15 है, सीमेंट की डेट 18 है, टेलीकॉम की डेट 21 है, तो भाई वो बंदा तीनों सेक्टर्स में काम कर रहा है तो किस दिन अपनी रिटर्न जमा कराएगा? तो भाई जो उसका मेजर एक्टिविटी है उस दिन अपनी रिटर्न जमा कराएगा। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, electronic filing, the return filed electronically on the web or other computer readable media shall also be deemed to be a valid return filed. The board is authorized to make rules for determining eligibility of data of return filed electronically and e-intermediary. इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल की जा सकती है ई इंटरमीडियरी के जरिए जो डिजिटलाइज करता है डाटा को, और आम तौर पे तारीख 15 है लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं तो 15 तारीख तक टैक्स जमा कराएंगे और रिटर्न कब तक जमा करा सकते हैं? 18 तारीख तक। सर जी एक्सटेंशन 15 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है अगर कमिश्नर को दरख्वास्त दी जाए, कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाए कि वो बंदा मुझसे बाइट था या बीमार था या कोई और जेन्युइन रीज़न थी। हाँ, अगर कमिश्नर ने इजाज़त नहीं दी तो आप चीफ कमिश्नर के पास जा सकते हैं और चीफ कमिश्नर भी आपको 15 दिन की एक्सटेंशन दे सकते हैं। कमिश्नर ने इजाज़त दे दी थी, आपको मजीद एक्सटेंशन चाहिए तो भी चीफ कमिश्नर के पास जाइए। लेकिन ये कमिश्नर चीफ कमिश्नर के पास जाने का ये मतलब नहीं है कि आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज तो फिर भी पे करना ही पड़ेगा। सेल्स टैक्स रिटर्न में क्या चीज़ें हैं, आपने इतने न्यूमेरिकल्स किए हैं और करने हैं, वही सारी चीज़ें हैं। कुछ एडिशनल बातें हैं वो बता देता हूँ। कोई बंदा जिसको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरी है लेकिन उसने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की तो वो नील रिटर्न फाइल करता है। सर नील रिटर्न फाइल करता है। अगर आपको CNIC और NTN लाजमी लेना चाहिए अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा की इनवॉइस है, लेकिन अगर वो आपको गलत CNIC या NTN नंबर दे दे तो इसमें आपका कसूर नहीं होगा। फिर सर रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, कमिश्नर से अप्रूवल लेके रिटर्न रिवाइज की जा सकती है और रिटर्न वैसे जनरली 120 दिन के अंदर रिटर्न रिवाइज की जा सकती है। और अगर 60 दिन के अंदर रिटर्न रिवाइज करेंगे तो कमिश्नर से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न रिवाइज सिर्फ तभी की जाएगी जब टैक्स बढ़ा हो या जब लायबिलिटी बढ़ रही हो और रिफंड कम हो रहा हो। सर अगर आप रिटर्न रिवाइज करेंगे वॉलंटरीली तो कोई पेनल्टी नहीं होगी, अगर ऑडिट के नोटिस पे करेंगे बिफोर शो कॉज नोटिस तो 25% और अगर आफ्टर शो कॉज नोटिस करेंगे तो 100%। इनकम टैक्स में 50 है लेकिन सेल्स टैक्स में 100%। स्पेशल रिटर्न कमिश्नर फरमाइश कर सकता है किसी भी बंदे से किसी भी चीज़ के हवाले से कि वो जो जब चाहे जितनी चाहे वो रिटर्न फाइल कर दे। कमिश्नर में ऑल्सो रिक्वायर फ्रॉम एनी पर्सन अ रिटर्न इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म and such person shall furnish the return not later than the date specified. This return may be demanded in respect of information relating to him or relating to his principal if he is acting as agent. Final return.
सर जी जब आप डी रजिस्टर होते हैं उस वक्त जो रिटर्न फाइल की जाती है वो फाइनल रिटर्न होती है। जो बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है समझा जाएगा उसने खुद फाइल की, उसके अथॉरिटी से फाइल किया, बाद में ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था। और अगर कुछ ऐसी बात हो तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा। समरी ऑफ रिटर्न, मंथली रिटर्न हर महीने 15 तारीख को हर बंदा जो रजिस्टर्ड है। स्पेशल रिटर्न कोई भी बंदा जिसको नोटिस दे दिया जाए। फाइनल रिटर्न डी रजिस्ट्रेशन के मौके पर। एनुअल रिटर्न सिर्फ कंपनीज के लिए 30 सितंबर। क्वार्टरली रिटर्न कोई भी बंदा जिसको कमिश्नर कहते चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। रिकॉर्ड से मुराद वो डॉक्यूमेंट्स, वो सबूत हैं जो आपने अपने पास रखने हैं। जो सेल किया है उसका रिकॉर्ड रखेंगे, जो परचेज किया उसका रिकॉर्ड रखेंगे, जो गुड्स जीरो रेटेड थी उसका रिकॉर्ड रखेंगे, जो एग्जाम थी उसका रिकॉर्ड रखेंगे, और सारी डिटेल आप अपने पास महफूज रखेंगे। The board may also require a registered person to declare and use only as many number of business bank account as may be specified to make or receive payment on account of purchase and sale transaction and to make payment of due tax from such accounts. बोर्ड सर जी बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस बैंक में ट्रांजैक्शन होनी है तो बोर्ड स्पेसिफाई करेगा ना भाई। आपको बोर्ड को बताना पड़ेगा ये अकाउंट है। बोर्ड स्पेसिफाई कर सकता है कि मैक्सिमम इतने अकाउंट्स आप रख सकते हैं, इस तरह की बात लिखिए। कंपनीज एक्ट के केस में रिकॉर्ड में आपने ऑडिटेड अकाउंट्स भी रखने हैं। इनवॉइस में क्या क्या चीजें होती हैं सर? इनवॉइस में क्या क्या चीजें होती हैं? बेचने वाले का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, खरीदने वाले का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, कौन सी चीज़ बेची, कितनी बेची, कौन सी बेची, क्या वैल्यू थी, कितना टैक्स था, सेल टैक्स मिला के कितनी वैल्यू थी, सेल टैक्स के अलावा कितनी वैल्यू थी। ये सारी चीज़ें इनवॉइस में शो हो रही होनी चाहिए। ये रिकॉर्ड आपने कम से कम कब तक मेंटेन करना है? 6 साल तक मेंटेन करना है। हाँ, अगर कोई कार्रवाई चली है तो जब तक कार्रवाई का फैसला नहीं हो जाता आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सर ये रिकॉर्ड कभी भी कोई भी क्या कहते हैं कमिश्नर जो है वो किसी भी रिकॉर्ड को मंगवा सकता है, बुला सकता है, उसको चेक कर सकता है। चेक करने के बाद उसमें अगर वो समझे कि कोई तब्दीली की ज़रूरत है, वो ऑडिट करने के बाद वो तब्दीली या शो कॉज नोटिस भिजवा सकता है टैक्स पेयर को कि तुमने ये वाला टैक्स कम क्यों जमा कराया। और इस केस में अगर कमिश्नर के पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि इस बंदे ने फ्रॉड किया है तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इवन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट किया है, वो दोबारा भी ऑडिट कर सकता है साल में, और ऑडिट के बाद वो शो कॉज नोटिस देगा और टैक्स पेयर से कहेगा कि आप इसका जवाब दो कि और क्यों करेक्ट टैक्स जमा नहीं कराया, और करेक्ट टैक्स डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी वो जमा करवाएगा। जब वैल्यू डिटरमिन करने के लिए या मिनिमम लायबिलिटी डिटरमिन करने के लिए बाज़ औक़ात क्या करना पड़ता है, सैंपल्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो वो ये बात कह रहे हैं कि an authorized officer inland revenue if consider it necessary may take a sample of any good for the purpose of liability को determine करना है, establishing value of goods for any reason। इसके लिए आप सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं। ये मिनिमम क्वांटिटी के होने चाहिए। एग्जामिनेशन के लिए ड्रॉ करें, जिस वक्त आप ये सैंपल ड्रॉ करेंगे आप रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है वो मैनेजमेंट से साइन करा के ड्रॉ करेंगे और अगेंस्ट अ प्रॉपर रिसीविंग उनसे वसूल करेंगे। एसोसिएट के दरमियान जो ट्रांजैक्शन होती है वो फेयर मार्केट वैल्यू पर उसको अकाउंट फॉर करते हैं। सर थ्योरी में जो जो चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, हाईलाइट की हैं, दे आर मोर देन इनफ। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की थ्योरी में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जो लिखना मुश्किल होता है, याद रखना मुश्किल होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में क्या क्या होता है ये पता होना चाहिए। फिर इनपुट टैक्स कहाँ कहाँ एज क्रेडिट नहीं मिलना, उसको रट्टा लगाना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है। रिटर्न वाला पार्ट, इनवॉइस में क्या क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं ना बाज़ औक़ात आपको बहुत याद नहीं रहती। मैं इसीलिए इसकी कुछ चीज़ें आपको वो नक्शे बना के, तस्वीरें बना के ज़हन में रखवाई हुई हैं। मेनली रजिस्ट्रेशन डेफिनेट, पहला बेसिक पार्ट, 17वां चैप्टर पूरा, ये पहला बेसिक पार्ट और दूसरा रजिस्ट्रेशन वाला, वो इम्पोर्टेंट है। 18 में सिलेक्टेड चीज़ें हैं, मैंने साथ साथ आपको बताई हैं, वो देखिए। और 19 में जो है वो ये, इसको देख लीजिए। इंशाल्लाह
अब 15 मिनट बाद अगला सेशन करते हैं, जिसमें इंशाल्लाह मैं आपको एक बार क्या कहते हैं जो आपका फॉर्मेट है वहाँ से शुरू करवाऊँगा, और लेटेस्ट अटैम्प्ट का जो न्यूमेरिकल है जीनत के नाम से, शायद जीनत एंटरप्राइज, वो करवाऊँगा। 15 मिनट की ब्रेक है। थैंक यू जी।